कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप पीछे पड़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और लोग सरदारों को आतंकवादी करार देकर उसके साथ खूनी खेल खेल रहे थे। जब खूनी भीड़ मेरी ओर बढ़ती तो मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई। कई जिस्मों को भोगने का दंग भरने वाला वह डॉक्टर मुझे भी अपनी मर्दानी बाहों का स्पर्श कराने के लिए मेरे सामने दाना डालने लगा। अब आगे बढ़िए। दंगे फसाद के बाद की शांति मेरी आंखों के सामने थी। उस शांति में एक अजीब सी कड़वाहट भरा मातम छाया हुआ था। मेरे मन को ढांढस बांधने के लिए यह सब काफी था। मैं मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ मैं ही दुखी असहाय नहीं हूँ। दंगे फसाद के शिकार से ये सभी लोग मेरी ही तरह बेबस और लाचार हैं। जब इनमें जीने की शक्ति है तो मुझे क्या हुआ जो मैं हताश निराश हूँ। टूटी दुकानें फिर से बनाई जा रही हैं, चोट खाए लोग मरहम पट्टी करवा रहे हैं, तो क्या मैं अपनी मरम्मत नहीं करवा सकती? जा टूटता है वही जड़ता भी है। जड़ना जिंदगी है, टूटना मौत। मुझे पुरुषों की औकात का अंदाजा लगाना है। वे अब तक औरतों को ही तोड़ते आए हैं, उनके साथ बलात्कार करने में ही अपनी बहादुरी समझते हैं। अब मैं उन्हें तोड़ूंगी, उनके साथ बलात्कार करूंगी, उनकी धज्जियां उड़ाऊंगी। यही सोचते सोचते मैं एक होटल के बाहर खड़ी हुई। तभी अंदर से एक बूढ़ा आया और वह बोला, बाहर क्या करोगी? अंदर आ जाओ, तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। 5 स्टार होटल का खाना शायद ही तुमने कभी खाया होगा। वह आग्रहपूर्ण शब्दों में बोला, नहीं, मैंने खाया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं एक सांस में ही बोल गई। वह हंसने लगा, मेरे पास तो है ना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम जैसी हसीन और दिलदार लड़कियों पर मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूं तो भी कम ही है। उसके यह कहते ही मैं समझ गई कि बूढ़ा आशिक मिजाज व्यक्ति है। लड़कियां इसकी कमजोरी है, इसके पैसे ऐंठे जा सकते हैं। मैं यह सोचते ही खुशी के मारे खिल उठी और उसका हाथ थामे गेट से होती हुई होटल में प्रवेश कर गई। वह खाने की मेज पर बैठते ही बोल पड़ा, क्या लोगी? तभी बैरे ने व्यंजनों के नाम वाली सूची मेज पर रख दी और हमारा मुंह ताकने लगा। मैंने कहा, तुम जो खाना मंगाओगे मैं वही खाऊंगी। ठीक है, तो चलो चिकन मटन खाते हैं। आज मौसम भी कुछ ठंडा ठंडा सा है। उसके यह कहते ही बैरा चिकन मटन लाने चला गया। खाना लेने के बाद वह थोड़ा सहमते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? सुनते ही मेरी सांस ही रुक गई। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, अब इसे क्या बताऊं? यह सोचते ही मैं काफी नर्वस हो गई। वह एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। मेरी ओर देखते हुए उसने फिर से वही सवाल दोहराया। तो मैं रुक रुक कर बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं तो बेघर हूँ। कौन कहता है कि तुम बेघर हो? यह इतना बड़ा होटल है, इस होटल में एक कमरा हमेशा मेरे नाम से बुक रहता है। आओ मेरे साथ। यह कहकर वह होटल की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, लो यह चाबी और जाकर दरवाजा खोलो। मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगी। ताला जब खुल गया तो दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा क्या शानदार कमरा था, तो आंखें ही चुंधिया गई। तभी किसी की मर्दानी के स्पर्श का एहसास हुआ। मैं कनखियों। वह बूढ़ा मेरे कंधों को धीरे धीरे सहला रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, इसके लिए तो पहले से ही तैयार होना ही था मुझे। यह तो मुझे पता ही था कि यह बूढ़ा मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। शायद हम ही मजबूर थे कि मैं बेघर थी, मेरे पास घर नहीं था। वह अपनी आदत से मजबूर। उसे खूबसूरत और कमसिन लड़की की देह से खेलने में मजा आता। मेरे कंधे को सहलाते सहलाते से वह चिकोटी काट दी। मैं उछलकर एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने बच्चों वाली हरकतें कर दी थी। मैंने गौर से देखा, उसकी आंखों में गजब की मादकता झिलमिला रही थी। वह बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने कई युवा पुरुषों से भी यौन संबंध बनाए थे,
लेकिन उसमें से किसी ने मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। अब तक मैंने 10-15 बूढ़ों से भी यौन संबंध बनाए थे, पर वे सभी उद्दंड, उच्छृंखल और बदतमीज ही इस मामले में निकले थे। शायद इसी वजह से उनमें यौन उत्तेजनाओं का ना तो होना ही था। वे जिस गति से मुझे छूते, चाटते थे, चूमते थे, उतनी आक्रामकता सहवास में नहीं दिखा पाते। फिर वे अपनी घी चोट पहुंचाकर ही करते थे। मैं इतना तो पहचान गई थी कि पुरुष में आकर यौन रोगी बन जाना होता है। महिला इस उम्र में आकर शांत स्थिर पड़ जाती है। मैंने सोचा क्यों ना इस बूढ़े को रंगे हाथ पकड़ा जाए। फिर मैंने इससे पूछा, जनाब, इस उम्र में तुम लड़कियों के साथ यौन जीवन जीने की इच्छा क्यों रखते हो? वह हंसने लगा। क्यों, बूढ़ों का दिल शरीर जैसा नहीं होता, वह जवान होता है। मनुष्य मन कमसिन लड़कियों की देह से खेलने के लिए ललचाने लगता है। तुम्हारी पत्नी की देह क्या इस खेल के लिए उपयुक्त नहीं है? मैंने उसे छेड़ा तो वह बोला, वह तो बूढ़ी हो गई है, उसके स्तन लटक गए हैं, उसकी आंख कोई ठंडी पड़ गई है, वह इन क्रियाओं को करने की इजाजत देना पाप समझती है। मैं मुस्कुरा पड़ी। तो क्या तुम बूढ़े नहीं हुए हो? मैंने कहा, नहीं, शरीर बूढ़ा है, मन अभी जवान है। तो क्या तुम मुझसे संतुष्ट कर सकोगे? तुम्हारे शरीर में तो उत्तेजना आती ही होगी ना। मेरे यह कहते ही वह हंसने लगा। शरीर की उत्तेजना से मेरा क्या लेना देना? मन की उत्तेजना से मुझे मतलब है, लेकिन मुझे तो शरीर की उत्तेजना से मतलब है। मुझे है, तुम उत्तेजित कर छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यह कहते कहते चिंतित हो उठी। इस बात के तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तुम्हें होटल का इतना शानदार कमरा दिया है। जानती हो इस कमरे का एक रात का किराया कितना है? पूरे 1000 रुपये। ये कहते कहते बूढ़ा मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसके मुंह से असली दांत नहीं थे, वह बनावटी दांत थे उसके मुंह में। उसने मेरे नरम और गुलाबी गाल को कसकर काट लिया। मैं दर्द के मारे बिलबिलाकर 2 कदम पीछे हट गई। वह मुझे अव्वल दर्जे का यौन रोगी लगा। मुझे दर्द से कहराते देख शायद उसे यौन संतुष्टि मिल रही थी, क्योंकि वह बहुत ही खुश था। फिर वह मेरे नजदीक आकर बोला, कपड़े उतार कर दो। मैं डर के मारे थरथर कांपने लगी। अगर मैंने कपड़े उतार दिए तो इसने मेरे सारे शरीर को ही नोच डाला तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में वह बोला, कपड़े उतार के 5000 रुपये मिलेंगे कपड़े उतारने के। विश्वास ना हो तो यह गड्डी संभाल कर रख लो। 5000 की गड्डी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के लिए कोई ज्यादा नहीं थी। मैं तुनकती हुई बोली, मेरी कीमत तुमने 5000 रुपये लगाई है? तुम जैसे पोपले बुढ़े के साथ तो कोई बुढ़िया भी नहीं आने वाली। मेरे यह कहते ही वह हंसने लगा। फिर बोला, तो क्या है तुम्हारी कीमत? मेरी कीमत तो बहुत है, तुम किश्तों में भी नहीं दे पाओगे। मैं इतनी मूर्ख थोड़ी न थी कि अपनी कीमत लगाती। उस बूढ़े ने 10,000 की एक और गड्डी बैग से निकालकर मेरी ओर सरका दी। फिर वह बोला, अब तो तुम खुश हो? मैं धीरे से मुस्कुरा दी और एक एक करके सारे कपड़े उतार दिए। मेरी चिकनी जांघें देखते ही वह किसी भेड़िए की तरह मेरी जांघों पर टूट पड़ा और मुझे जीभ से चाटने लगा। पसीने से नहाई मेरी जांघें चाटने में उसे जरा सी भी घिन नहीं आ रही थी। फिर वह मेरी छाती को पकड़कर दांतों से गुदगुदाने लगा। मैं अचानक ही सितकार उठी। मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही थी, ऐसी सेक्स की आग की ज्वाला जो उसके कपकपाते हाथों की गर्मी पाकर और भी भड़कती जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों की पलकों को चोट पहुंचाने लगा। मैंने घृणा से अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मैंने आंखें मूंदकर दूसरी तरफ जैसे ही फेरनी चाही, उसने मेरे माथे पर अपनी बनावटी दांत गाड़ दिए। मैं दर्द से अचानक ही चीख पड़ी और उससे स्वयं को छुड़ाकर कहराने लगी, लेकिन वह वापस मेरे पास नहीं आया।
लाल लाल आंखें किए मुझे घूरे जा रहा था। मैंने देखा उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अपनी जीभ से आड़ी तिरछी कर छाट रहा था। मुझे लगा अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो मैं दौड़कर बाथरूम में गई और सिटकनी लगाकर अपने आप को संयमित करने लगी। मर्द कितना जानवर होते हैं, जब कुछ नहीं कर पाते तो गुस्से में औरत को नोचना शुरू कर देते हैं। मैं यह सोच रही थी कि वह कमरे से बाहर हो गया। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि दुनिया की अधिक औरतें पुरुषों से पीड़ित हैं। मैं तो विवाह बंधनों से मुक्त हूँ, अपना पुरुष बदल सकती हूँ, लेकिन उन औरतों की पीड़ा की तो कोई था ही नहीं जो विवाहित है। पति के मुंह से शराब की बदबू आए या पान मसाले की दुर्गंध आए या फिर सिगरेट की उल्टी ला देने वाली बदबू आए, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही होता है। इतना सोचकर मैं भी कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियां उतरती हुई नीचे हॉल में आ गई। इधर उधर देखा तो काउंटर पर कोई नजर नहीं आया। मैं धीरे से दबे पांव हॉल से बाहर होती हुई गेट की ओर बढ़ गई। तभी मेरी नजर उस बूढ़े की कार पर पड़ी। मेरा कलेजा धक धक करने लगा। मैंने देखा वह कार से शराब की 2-3 बोतलें निकालकर गेट की ओर ही आ रहा था। मैं गेट की दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा, वह डगमगाते पैरों से चला गया। शायद वह मुझे शराब पिलाने के लिए बोतलें ले जा रहा था। उसके जाते ही मैं गेट से बाहर आ गई और पैदल ही सड़क पर दौड़ने लगी। मैं बुरी तरह से हाफ रही थी। एक खूबसूरत अकेली औरत के लिए दुनिया की राहें कितनी पथरीली और कठिन होती है। मेरा तो दम ही घुटने लगा था, लेकिन मैं अब उतनी परेशान और चिंतित नहीं थी। मेरे पास पूरे 15,000 रुपए थे। मैं किसी भी शानदार होटल में कुछ दिनों चैन से रह सकती थी। मैं उस शहर को छोड़ देना चाहती थी जहाँ के पुरुष बूढ़े और मानसिक रोगी थे। मेरे लिए यह कितनी हैरानी की बात थी कि अब मेरे संपर्क में आने वाले अधिकांश पुरुष बूढ़े ही थे। इससे यह बात तो मामूली हो गई थी कि एक कमसिन और खूबसूरत स्त्री के कदरदान अधेड़ उम्र के पुरुष ही ज्यादा होते हैं। पैसे भी देने के लिए उन्हीं के पास है। युवा पुरुष सेक्स में संतुष्टि तो दे सकते हैं, पर पैसे खर्च नहीं कर सकते। उन्हें घर पर पैसों का हिसाब देना होता है। वे पूरी तरह से घर के मालिक नहीं होते। बूढ़ों का क्या, उनकी पत्नियां उन्हें घास डालती नहीं, बच्चे उनसे रुपए पैसों का हिसाब लेते नहीं। पत्नी की से उपेक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बूढ़े अपनी अय्याशियों पर आए दिन धन लुटाने के लिए पूरी तरह से आजाद होते हैं। मुझे धन कमाना है तो बूढ़ों को फंसाना होगा। बूढ़ों का साथ थोड़ा जोखिम भरा है तो क्या हुआ, वह मेरे हुस्न का सही मूल्यांकन तो करते हैं। तभी मैं फिर एक दूसरे होटल के सामने खड़ी हुई। अंदर आकर कमरे का पता किया तो एक कमरा खाली था। मैं एडवांस पैसे जमा कर होटल के कमरे में आ गई। कमरे के अंदर की व्यवस्था बड़ी ही अनोखी और लुभावनी थी। सारे आधुनिक साजो सामान कमरे में मौजूद थे। मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। वह ऐसा बोला जैसे सब कुछ जानता है। मैं परेशान और हताश थी। उस पुरुष को देखते हुए बोली, हाँ मैं अकेली हूँ, लेकिन तुमने यह जाना कैसे? इधर कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। दरवाजा बंद कर पलंग पर निढाल पड़ गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर सोचा क्यों ना कोई टीवी प्रोग्राम देख लूं। तभी मैंने टीवी ऑन ही किया था कि बगल वाले कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। आवाज में बड़ा ही दर्द था। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। अगली पल ही मैंने यह पता लगा लिया कि यह आवाज बगल वाले कमरे से ही आ रही है और यह किसी युवा स्त्री की आवाज है। मैं बाहर निकलकर देखना चाहती थी, लेकिन रात का समय, अगल बगल कोई नहीं। मैं कान लगाकर उस युवती की चीख पुकार बड़ी देर तक सुनती रही। अंत में जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो दरवाजा खोलकर बाहर आई।
और दबे पांव सीढ़ियों से उतर गई। ग्राउंड फ्लोर पर मैनेजर का कैबिन था। मैं उसके कैबिन में गई तो वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा। शायद वह इतनी रात को मुझे वहां देखकर घबरा गया था। मैंने उससे कहा, मेरे बगल वाले कमरे से एक युवती चीख चिल्ला रही है। मैनेजर जोर से हंसा और फिर वह बोला, मैडम, आप जाकर सो जाइए, यह होटल है। क्या मतलब? मैं जानना चाहती हूँ। मतलब एकदम साफ है मैडम। एक लड़की के साथ जब 2-3 पुरुष यौनानंद का सुख लेंगे तो युवती चीखेगी नहीं, मारेगी नहीं तो क्या गाना गाएगी? आप जाइए, सो जाइए। आप कोई पंगा ना लीजिए, वे लोग शहर के विधायक के आदमी हैं। मैनेजर बड़ी ही सहजता से बोल गया, लेकिन मुझे उसकी बात हजम नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आ गई, अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। तभी बगल के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजे की झिरी से देखा। दाढ़ी वाले 3 युवक पुरुष थे जो मंद मंद मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। उस युवती की चीख पुकार अब सुनाई नहीं दे रही थी। वह शायद बेहोश हो गई थी या मर गई थी। इतने में वे युवक मैनेजर के साथ फिर ऊपर आए। मैनेजर मनाए हुए स्वर में कह रहा था, आप लोगों को कुछ कह भी तो नहीं सकता, मुझे होटल तो चलाना है। वह लड़की अगर मर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? यह कहकर मैनेजर उसके साथ कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि अब कुछ हो जाए, मैं इतने बड़े और महंगे होटल में नहीं ठहरूंगी। ईश्वर करे किसी तरह से ये रात कट जाए। स्त्री सुरक्षित कभी भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। पुरुष उसके साथ किस तरह से खेलता है। इस शहर के विधायक के लोग एक स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं और किसी को खबर तक भी नहीं है। मैं उस स्त्री को क्या कहूँ? मेरे साथ कितनी बुरी बीती है। पुरुषों ने मुझे कितना रौंदा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ही अपाहिज बन गई हूँ। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से होकर अभी आ ही रही थी कि मैं बिस्तर पर उठ बैठी। बैठे बैठे ही बुदबुदाई, मुझे यहाँ अब और नहीं ठहरना चाहिए। होटल, क्लब, सार्वजनिक स्थल अकेली औरत के लिए सुरक्षित नहीं है। पुरुष उनके साथ बलात्कार भी करेंगे और उन्हें मौत के घाट भी उतार देंगे। एक औरत मरे या 20 औरतें, किसी को भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगहों पर मरने वाली औरतों के बारे में मर्दों की यही प्रतिक्रियाएं होंगी कि इस बच्चलन औरत का यही हश्र होना था। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि ये औरत कहाँ से आई, कैसे आई, इसको कौन यहाँ लेकर आया। कोई भी यह कबूल नहीं करेगा कि स्त्री को पुरुष ही उठाकर, बहलाकर, फुसलाकर या प्रलोभ देकर ऐसी जगह पर लाते हैं। बहुत कम ही ऐसी औरतें होती हैं जो स्वयं चलकर यहाँ आती होंगी। अब मेरी तरह सारी औरतें भाग्यहीन थोड़े ही हैं। मुझे तो मेरे माँ बाप ने ही बिगाड़ा है। सभी के माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। कोई आधे घंटे के भीतर ही मैं होटल का बिल अदा करके सड़क पर आ गई। सड़क का नज़ारा बड़ा ही विचित्र था। चुनाव प्रचार हो रहा था। बैनर लगी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। मुझे अपनी किस्मत आजमाने का यह अच्छा मौका मिला। लेकिन समस्या यह थी कि चुनाव प्रचार में शामिल कैसे हूँ। तभी मेरी नज़र एक 45 वर्षीय नेता टाइप किसी पुरुष पर पड़ी। मैंने देखा वह मुझे ही एकटक देख रहा था। मैं समझ गई उसको मेरा सौंदर्य भा गया। मैं अचानक ही मुस्कुरा पड़ी। वह गाड़ी से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए बोला, अकेली हो? वह ऐसे बोला जैसे सब कुछ जानता हूँ। मैं परेशान और हताश थी। उस पुरुष को देखते हुए बोली, हाँ, मैं अकेली हूँ। लेकिन तुमने यह जाना कैसे? हम नेता लोग आदमी को पहचानने का ही तो काम करते हैं। तुम हमारी पार्टी का चुनाव प्रचार करोगी? उस नेता के यह कहते ही मैं पूछ बैठी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? यह पूछो, तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? तुम तो जवान और खूबसूरत हो।
उसके मुंह से यह सुनते ही मैं सहसा ही बोल पड़ी, मेरी जवानी और खूबसूरती से इस प्रचार का क्या संबंध है? जनता तो मूर्ख तुम्हारी जवानी और खूबसूरती ही तो बना सकती है। आओ मेरी गाड़ी में साथ बैठो। यह कहकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। मैं भी इधर उधर ही बढ़ गई। दिन भर चुनाव प्रचार करके मैं बिल्कुल ही थक चुकी थी। शाम को कहाँ ठहरूंगी यह सोचकर परेशान थी। तभी वह नेता मेरे पास आकर बोला, चलो आज तुम्हें मैं अपना फार्म हाउस दिखाऊं। वहाँ क्या प्राकृतिक सौंदर्य है। मैं यह सुनकर अचकचा गई। लेकिन मैं वहाँ अकेली, तुमसे मुझे डर लगता है। मैं कोई हिंसक जानवर नहीं कि तुम्हें खा जाऊंगा। उसके इतना कहते ही मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। वह अचानक ही मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ईश्वर ने तुम्हें बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा। तुम वैसे रहती कहाँ हो? होटलों में? मेरा कोई ठिकाना नहीं। तब तो बड़ी ही अच्छी बात है। मैं बेघर हूँ और यह बात तुम्हें अच्छी लग रही है? तुम तो बुरा मान गई। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तुम पर कोई बंदिश नहीं है, रोक टोक नहीं है। ऐसी ही महिलाएं तो राजनीतिक में आगे बढ़ती हैं। स्वच्छंद महिलाओं के लिए राजनीतिक में काफी अवसर है। वह कुछ और बोलता, तभी ड्राइवर ने फार्म हाउस के फाटक के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। हम गाड़ी से उतरकर फार्म हाउस के एक कमरे में आ गए। अभी मैं ठीक से बैठी भी नहीं थी कि एक 40 वर्षीय महिला विस्की की 2 बोतलें टेबल पर रख गई। मैंने देखा यह बहुत ही महंगी विस्की थी। इतने रुपयों से 10 आदमी आराम से बढ़िया खाना खा सकते थे। उस फार्म हाउस की मिट्टी में ना जाने क्या खूबी थी। यहाँ आकर मेरे व्यक्तित्व का एक नया ही रूप उभर कर मेरे सामने आ गया। मैं उन मजबूर नंगे भूखे लोगों की बेवजह ही चिंता करने लगी, जो वास्तव में ही रोटी के हकदार थे। तभी मुर्गा पुलाव 2 प्लेट में आ गया। उस नेता ने मुस्कुराते हुए बोतल का ढक्कन तोड़ दिया और गिलास में विस्की डालते हुए बोला, जीवन का आनंद लो। यह भी कोई जीवन है? इस देश में आधी से ज्यादा जनता भूखी नंगी सोती है। तुम उनका हक मारकर ऐश कर रहे हो। मुझे हराम की कमाई नहीं खानी, मैं मन ही मन सोच रही थी। इतने में उसने मेरी ओर विस्की से भरा गिलास बढ़ा दिया। मैंने मना कर दिया और वहां से उठकर बाहर आ गई। वह नेता भी मेरे पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। मैं उसे धक्का देकर उसकी गाड़ी की ओर बढ़ गई और फाटक खोलकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। अब वहां ठहरना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर सड़क की ओर बड़ी ही तेजी से मोड़ दिया। वह कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ा, फिर लौट गया। गाड़ी उस नेता की थी। मैं उसे लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। कहीं पर भी पुलिस गाड़ी को रोक सकती थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मैं एक नुक्कड़ पर गाड़ी लेकर आई तो वहां कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। मेरी तो जान ही निकल आई। सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर मैं उस नुक्कड़ पर आकर खड़ी हो गई। मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तभी एक गाड़ी के सामने आती दिखाई दी। मैंने हाथ हिलाया तो ड्राइवर ने मेरे सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। मैंने गाड़ी में झांक कर देखा। उसमें एक 50 वर्षीय सन्यासी भगवे वस्त्र में बैठा हुआ था और मुझे ही एकटक निहार रहा था। इतने में उसने मुझे हाथ से इशारा करते हुए खिड़की से सिर बाहर निकालकर बोला, कहाँ जाना है? आओ छोड़ देंगे। मुझे मालूम नहीं, मैं यह कहते कहते मायूस पड़ गई। शायद मैं अपने सारहीन जीवन से उकता गई थी। तभी अचानक ही वह महात्मा बोल पड़ा। जिसे अपने ठिकाने का ज्ञान नहीं होता वह मुझ जैसे महात्मा की शरण में आ जाता है।
बालिके आओ, गाड़ी में बैठो। महात्मा के इतना कहते ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगा कि मेरे हाथों से कल ऐसी घटना घटने वाली है जो मेरे जीवन को सार्थक बना देगी। इस बीच महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम श्री श्री 108 आत्मा राम है। तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। हाँ, नाम तो जाना पहचाना सा लगता है, मैं अटकती हुई आवाज में बोल उठी। तब तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मेरे अधिकांश शिष्य नेता, मंत्री और उद्योगपति ही हैं। वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो। महात्मा यह कहकर मुस्कुराने लगा। मैं यह सुनकर बुदबुदा पड़ी। अजीब बात है, महात्मा हो, मंत्री हो या फिर आम आदमी हो, सब मेरी खूबसूरती को देखकर ही मुझ पर रहम करते हैं, मुझे लिफ्ट देते हैं। क्या स्त्री की इससे अलग कोई पहचान नहीं होती? वैसे वह महात्मा वास्तव में ही पहुंचा हुआ था। वह किसी मामले में पहुंचा हुआ था, यह मुझे अभी मालूम नहीं था। वह मुझे वहां ले गया जहां उसका प्रवचन था। गाड़ी से उतरकर मैं महात्मा के साथ कथा पंडाल की ओर कुछ कदम ही बढ़ी थी कि वह पीछे मुड़कर बोला, तुम श्रोताओं की जमात में जाकर बैठ जाओ। प्रवचन समाप्त होते ही मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मैं कुछ समझ न सकी। महात्मा कथा पंडाल में ज्यों आया, श्रद्धालुओं और श्रोताओं ने फूल मालाओं से उसका भव्य स्वागत किया। मैंने देखा वह मंद मंद मुस्कुराते हुए मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी खिली हुई थी। तभी मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब उसने अपने गले में पड़ी मालाओं की कीमत लगाते हुए सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी से मालाएं दे दी। मैं पंडाल में बिछी दरी पर बैठकर सोचने लगी, लोग भी धर्म में कितने अंधे हो गए हैं। अपनी ही मालाओं को उन्होंने उस महात्मा को बेहिसाब रुपए देकर खरीद लिया। यह कितना ताज्जुब की बात है। महात्मा को लोग इतना आदर दे रहे हैं और यह उन्हें लूट रहा है। मुझे इस महात्मा के तह तक जाना है। मेरा क्या है, मैं तो एक सड़क छाप लड़की बनकर रह गई हूँ। जो चीज एक स्त्री के लिए मूल्यवान होती है उसको तो मैं कब का लुटा चुकी हूँ। महात्मा भ्रष्ट और संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है जो सिर्फ पैसे वालों को ही अपना शिष्य बनाता हूँ। वह साफ सुथरा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी सोचती तभी मधुर धुनों पर नृत्य शुरू हो गया। कुलीन और धनदंडी घरानों की कुंवारी लड़कियां आंखें बंद कर बड़े ही मजे से थिरक रही थी। नृत्य का कार्यक्रम कोई आधे घंटे तक चला। फिर उस महात्मा का प्रवचन शुरू हुआ। वह प्रवचन कर रहा था, लोगों को भ्रमित कर रहा था। अब मैं काफी कुछ हद तक आश्वस्त हो गई थी कि यह महात्मा एक वर्ग विशेष का महात्मा है, पूरी मानव जाति का महात्मा नहीं है। इसकी आड़ में यह अपनी राजनीति कर रहा है। मैं अब बोर होने लगी थी, उठकर बाहर जा भी नहीं सकती थी। प्रवचन में जब हिंदू मुस्लिम में अंतर करने लगा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस महात्मा को जनता की नब्ज पर अच्छी पकड़ है। हिंदू मुस्लिम की बातें कर यह लोगों को भावनाओं को भूनना चाहता था। हिंदू सच्चा धर्म है, बाकी सब धर्म भ्रम मात्र है। उसके प्रवचन का सार बस यही था। तभी मैंने देखा कुछ युवा और खूबसूरत महिलाएं महात्मा के माथे को बारी बारी से चूम रही थी और वह महात्मा बड़ी ही फूहड़ता से मुस्कुरा रहा था। यह दृश्य इस बात का घोतक था कि महात्मा स्त्रियों का रसिया है। भगवे वस्त्र में एक साधु नहीं बल्कि कामी बैठा है। मैं यह सब देखने के बाद उस महात्मा का पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। मैं बड़ी देर से यह भी महसूस कर रही थी कि वह रह रहकर कनखियों से मुझे घेर भी रहा था। वह शायद मुझ पर मुग्ध हो गया था। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। आगे की कहानी जानने के लिए आप बीती भाग 6 देखें। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आगे के भाग देखने के लिए आप हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अपना अगला भाग डालें या और भी बहुत सी रोमांचक स्टोरियां डालें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किस तरीके की कहानी पसंद करते हैं वो भी हमें बताएं, हम आपकी पसंद की स्टोरी डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।